तो अब हमने जीआई के बारे में कौन कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे और उनके ऑब्जर्वेशन भी पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि जीआई कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, ये पूरी कहानी हमने जाना। और उसके बाद हमने ये जाना कि सर 6 मेंबर के रिंग में साइक्लोएल्कीन में डबल बॉन्ड के अबाउट, साइक्लोएल्कीन हो और 6 या 7 या 5th मेंबर का रिंग हो, 6 या 7 या 5th मेंबर का रिंग हो या उससे भी छोटा रिंग हो, मतलब कि 7 मेंबर से छोटा, 7 मेंबर या 7 मेंबर से छोटा रिंग हो, तो उसमें डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो नहीं होता। डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए जीआई शो नहीं होता है। हाँ सर, सबसे छोटा कौन सा एल्कीन है जहां पे डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो होता है बोले तो ट्रांस एग्जिस्ट करता है? साइक्लोऑक्टीन। उसके बाद हमने देखा कि सर साइक्लोऑक्टीन में जस्ट ट्रांस जन्म लेता है तो ट्रांस की स्टेबिलिटी कम होती है सिस की तुलना में, और ये ट्रांस कम स्टेबल होता है सिस से अप टू 11 मेंबर रिंग तक। जैसे ही 11 मेंबर रिंग से आगे बढ़ता हूं मैं 12 मेंबर की रिंग, 13, 14, 15, तो वहां पे ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मतलब कि कार्बन की संख्या, जैसे ही कार्बन की एटम की संख्या 12 या 12 से ज्यादा हो जाती है तो हमारा ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से ग्रुप लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करते हैं, तो उसमें कौन कौन से आए थे सर? कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, NR2, NO2 नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद RR एल्काइल पार्ट, ये सारे लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। और कौन से ग्रुप लिटिल हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उसके बाद OH ग्रुप, OR ग्रुप, उसके बाद NH2 ग्रुप, और हमने देखा था कि फ्लोरीन और क्लोरीन, ये सारे लिटिल हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो ये पूरी जीआई की कहानी खत्म हो जाती है। वहां पे एक नई टेक्निक हम सीखेंगे बेटा जो केमिस्ट्री में यूज की जाती है, वेज डैश फार्मूला। हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ा था, वो भी क्या था यार? न्यूमैन क्या था? 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल बोर्ड या पेपर पे रिप्रेजेंट करने का तरीका था, सोहर्स पढ़ा था। वैसे ही एक तीसरी तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं, वेज डैश फार्मूला। ये भी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल प्लेन पे रिप्रेजेंट करने का एक साइंटिफिक वे है, एक साइंटिफिक तरीका है। उसी तरीका को हम फॉलो करेंगे। सॉरी। तो कैसे होता है सर? ये खास करके sp3 हाइब्रिडाइज्ड वैसे सेंटर के लिए यूज किया जाता है जो सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसे, क्या क्या सीख रहे हैं सर इसमें? हम एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल प्लेन पे रिप्रेजेंट करने की तरीका सीख रहे हैं। हम 3 डायमेंशनल प्लेन को 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल प्लेन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख रहे हैं। अब सर ये है, आपको देखा जाए जरा, यस दिस वन, ये इस पॉइंट पे अगर कोई कार्बन है, ये पॉइंट जो मैं टिप आउट कर रहा हूं, ये इस पॉइंट पे अगर कोई कार्बन है तो इस कार्बन से 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड है। मतलब कि इस सेंटर पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 में क्या होता है सर? 2 बॉन्ड देख रहा है बेटा, एक प्लेन में है, 2 बॉन्ड एक प्लेन में है, एक प्लेन से बाहर जाते हुए है और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर धंसे हुए है। तो बेटा जो प्लेन में होते हैं, जरा सा देखो आप, ग्रीन वाली और ब्लू वाली इस प्लेन में है तो उसको प्लेन में सिंपल सॉलिड लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें दिख रहा है ग्रीन वाली लाइन, ये 2 बॉन्ड है इस सेंटर पे जो कि इसी प्लेन पे है, एट सेम प्लेन। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक प्लेन पे है। एक बॉन्ड होगा सर जो प्लेन से बाहर आते हुए दिखेगा और एक बॉन्ड होगा जो प्लेन से अंदर जाते हुए दिखेगा। जो प्लेन से बाहर आते हुए दिखेगा वो हमें खूब टकाटक दिखेगा, तो उसको हम एक बड़ी पूरी फील्ड लाइन से दिखा देते हैं, भर करके एक मोटी लाइन से दिखा देते हैं और इसको नाम देते हैं वेज। और जो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा वो हमें बहुत क्लियर नहीं विजन आएगा, तो हम उसको डैश लाइन से दिखाते हैं और नाम देते हैं उसकी डैश।
बराबर है। बस एक 3 डायमेंशनल sp3 हाइब्रिडाइज जहां भी सेंटर है उसको रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है, उसको रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। ऐसा है हमारे पास में, सॉरी ऐसा है sp3 होता है ना बेटा क्लिप शेप। तो इस क्लिप शेप में, इस क्लिप शेप में दो प्लेन में होगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक प्लेन बना रहा है और एक प्लेन से बाहर निकला हुआ होगा, एक प्लेन से अंदर धंसा हुआ होगा। तो जो बाहर निकलेगा वो अगर फ्रंट से में जो बच्चा देखेगा उसको ये पूरा पूरा दिखेगा, लेकिन ये रेड वाली पूरा पूरा नहीं दिखेगा, और ये ब्लैक और ये ग्रीन दिखेगा उसको, लेकिन रेड वाली पूरा पूरा नहीं दिखेगा। जो पूरा पूरा नहीं दिखेगा वो अंदर की तरफ, प्लेन से अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा और उसको हम डैश लाइन से दिखाते हैं और उस बॉन्ड को डैश बॉन्ड बोलते हैं। और जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा वो हमें क्लियर विजन होगा, सॉलिड विजन होगा, इसलिए हम उसको सॉलिड मोटा लाइन से दिखाते हैं और उसकी नाम बोलते हैं वेज। तो कुछ नहीं, बस उसी बात को यहाँ पे लिखित रूप दे दी गई है। वेज बोले तो कमिंग टुवर्ड्स अस, वेज बोले तो दिस लाइन, और दिस लाइन ये क्या है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तभी हम इसको मोटी लाइन से दिखा रहे हैं। तो ये कमिंग टुवर्ड्स अस है, हमारी तरफ आते हुए है, और या ऐसे बोल सकते हैं कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। आप जो पेपर पे लिखोगे उस पेपर से बाहर निकलते हुए दिखेगा। डैश क्या है सर, डैश गोइंग अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर जाते हुए दिखेगा, बोर्ड के अंदर धंसते हुए दिखेगा, या गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। आप जो पेपर यूज करोगे, या मैं अपने बोर्ड के रेस्पेक्ट में बोलूं तो गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, बराबर है। तो हमने यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर पे, sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर को जो कि 3 डायमेंशनल है उसको हम 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए। सर दो एक प्लेन में होगा और बाकी दो बॉन्ड एक प्लेन के अंदर धंसा हुआ रहेगा, जो अंदर धंसेगा उसको डैश लाइन से दिखाएंगे, और एक प्लेन से बाहर निकला हुआ रहेगा उस बॉन्ड को हम एक सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, और उस सॉलिड लाइन को बोला करेंगे वेज, और डैश लाइन को डैश नहीं बोला करेंगे। ठीक है, अब जरा सा ये आ जाओ, ये साइकिल है, 3 मेंबर का रिंग है, एक प्लेन में होगा। 3 रिंग तो ऐसे हम क्या मान के चलते हैं, एक प्लेन में मान के चलते हैं। तो ये 3 मेंबर का एक प्लेन में है। CL अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं और CL मोटी लाइन है, मतलब कि हमारी तरफ आ रही होगी, और यहाँ पे जो BR डैश लाइन से दिखाई गई है हमसे दूर जा रही होगी, मतलब कि ऊपर है तो BR नीचे है उस रिंग वाली प्लेन के तुलना में। तो ये हमारी वेज लाइन पे है, तो ये हमारी डैश लाइन पे है, ये हमारी वेज लाइन पे हो गई, तो ये हमारी डैश लाइन पे होगी। तो ये हम वेज डैश, इसकी हम यूज करेंगे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी कॉपी या बोर्ड पे। ठीक है, तो ये तो कहानी खत्म हो गई। अब हम सीखने जा रहे हैं सिस ट्रांस इन GI। सिस ट्रांस हमने एक बार और कहीं पे पढ़ा था, याद है बेटा आपको, याद होनी चाहिए। सिस ट्रांस हमने कहां पढ़ा था, तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में पढ़ा था, और वहां पे इक्वेटोरियल और एक्सियल में हम सिस ट्रांस बता रहे थे, लेकिन हम एक्सियल और इक्वेटोरियल के कंसेप्ट में नहीं बता रहे थे सिस ट्रांस, हम ऊपर नीचे अप एंड डाउन के कंसेप्ट में सिस ट्रांस डिसाइड कर रहे थे। अगर यहाँ पे CH3 नीचे की तरफ लगा हुआ है और यहां पर CH3 ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो मतलब कि यह ऊपर नीचे बोले तो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं, तो ये हमारा ट्रांस हो गया, है ना। कभी भी हम इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में नहीं देंगे, हमें सिस ट्रांस इक्वेटोरियल और एक्सियल के रिस्पेक्ट में नहीं, अप एंड डाउन के रिस्पेक्ट में देखना है। अगर CH3 नीचे है, यहाँ पे CH3 ऊपर की तरफ है, तो ये ट्रांस है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ट्रांस है। अगर ऐसा हो जाए, यहां पे ऊपर और यहां पर नीचे, ये CH3 और ये CH3, तब भी ट्रांस। अगर यहां पर ऐसा हो जाए, ये ऊपर ये भी ऊपर, तो सेम साइड में है, देन इट इज कॉल्ड सिस, है ना। भले ही यह एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर ये ऊपर है दूसरा भी ऊपर है तो वह सिस है, अगर यह नीचे है दूसरा ऊपर है तो ये ट्रांस है। अगर एक नीचे रहता दूसरा भी नीचे रहता तब भी सिस होता। अगर मैं ऐसे ले लूं, यहां पे नीचे है बेटा और यहां पर भी नीचे है, तो अगर मान लो कि ये R है, ये भी R है, तो ये R के रिस्पेक्ट में सिस फॉर्म है, चलेगा। तो ये तो हमने साइक्लो कन्फर्मेशनल के लिए पढ़ा था। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए पढ़ेंगे सिस ट्रांस, है ना। सिस ट्रांस दरअसल नोमेनक्लेचर का काम करता है।
नोमेनक्लेचर का काम करता है। कैसे, जरा सा आप देखिए, है ना, फटाफट आप सीख जाएंगे। बहुत कठिन कंसेप्ट नहीं है, बड़ा आसान है और यूज का है। हम बहुत ज़्यादा इसको यूज में लाएंगे, है ना। क्वेश्चंस भी खूब अच्छे इस टर्म से मिलते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसे हम सीख जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे ये क्या फॉर्म है बेटा, इसकी अगर नोमेनक्लेचर करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 1 4 डाई मिथाइल 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या होगा बेटा, 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और इसका 1 2 3 4 5 6 इस कंपाउंड का भी नाम मैं अपन लिखूं तो 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ही बोलूंगा। सर तो ये कंपाउंड क्या सेम है? नहीं बेटा, इस पे CH3 इक्वेटोरियल लगा हुआ है, इस पे भी CH3 इक्वेटोरियल लगा हुआ है, जबकि इसमें CH3 एक्सियल लगा हुआ है और यहाँ इस पॉइंट पे CH3 एक्सियल लगा हुआ है और इस पॉइंट पे CH3 एक्सियल लगा हुआ है। तो ये कंपाउंड तो डिफरेंट है ना बेटा, यहाँ पे एक्सियल लगा हुआ है CH3 जबकि यहाँ पे एक्सियल लगा हुआ है, तो डिफरेंट कंपाउंड तो हैं। सही है सर, डिफरेंट है। कैसे? तो दो कंपाउंड का अलग अलग नाम होना चाहिए ना। यूपीएससी ने क्या कहा था, अगर किसी दो कंपाउंड का एक ही नाम है तो वो दोनों कंपाउंड सेम होते हैं, जबकि ये तो अलग अलग है बेटा, है ना। तो आईयूपीएससी ने बोला कि अब तो फंस रहे हैं ना, साधारण नोमेनक्लेचर से अगर मैं नाम लिख रहा हूं तो ये दो अलग अलग कंपाउंड का एक ही नाम निकल के आ रहा है, तो उसके लिए उसने सिस ट्रांस टर्म का इजाद करा। ये क्या है बेटा, नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो ये ट्रांस है, मतलब कि ये इसका नाम हमने ये लिखा था तो आपको इसमें ट्रांस जोड़नी होगी, है ना। ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब कि साइक्लोहेक्सेन पे 1 पोजीशन और 4 पोजीशन पे जो मिथाइल लगे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए रहेंगे। अगर एक पे मिथाइल ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो दूसरे पे नीचे की तरफ लगा हुआ रहेगा, एक पे यहाँ पे नीचे की तरफ लगा हुआ है तो पक्का चौथे पे ऊपर की तरफ लगा हुआ रहेगा, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये क्या है बेटा, यहाँ भी ऊपर की यहाँ भी ऊपर, मतलब कि यह सिस फॉर्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं नोमेनक्लेचर है। सिस ट्रांस क्या है बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोमर के लिए यूज करते हैं, खास करके कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में इसकी खूब यूज होती है। तो वेरी सिमिलर, वहां पे सेम ग्रुप ऑन अप सिस, सेम ग्रुप ऑन डाउन सिस, सेम ग्रुप में एक ग्रुप अप हो दूसरा ग्रुप डाउन हो, एक ग्रुप अप हो दूसरा ग्रुप डाउन हो, देन ट्रांस दोनों ग्रुप अप हो देन सिस, दोनों ग्रुप डाउन हो देन ऑल्सो सिस। ठीक है, यहां पर कैसे जीआई, वो तो कन्फर्मेशनल की बात थी ना, साइक्लोहेक्सेन में हमने देखा था। यहां पे सिस ट्रांस कैसे देखते हैं, इफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, इफ एटलीस्ट वन फॉर्म। जीआई क्या है, ये जीआई शो करेगा क्या, सर जीआई शो करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है, हमें पता नहीं, हम तो लॉजिकल एग्जाम का हिस्सा होंगे बेटा, थियोरेटिकल एग्जाम का हिस्सा होंगे, हमें सारा काम थ्योरी से करना होगा, हमें पता नहीं कि जीआई शो करेगा नहीं करेगा, तो उसके लिए हमारे पास लॉजिक दिया गया। क्या सर 3 कंडीशंस हैं, अगर वह तीनों कंडीशन फुलफिल कर देता है तो कंपाउंड जीआई शो करेगा। पहला कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। क्या यहां पर सॉरी क्या यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? यस सर, यहां से यहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि सर जिस इंडिविजुअल टर्मिनल पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसके दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। क्या यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ सर। क्या यहाँ पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ सर। दूसरा भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरा क्या कहता है, शुड बी इन सेम प्लेन। ये जो है ये CH3H क्या एक ही प्लेन में है क्या? हाँ सर। डबल बॉन्ड अगर सिंगल हो तो लगे हुए ग्रुप, टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप सेम प्लेन में होते हैं। तीसरी कंडीशन ही पास कर रही है, मतलब कि जीआई शो करेगी। अगर ये जीआई शो करेगा तो ये इसके 2 फॉर्म होंगे, एक बार CH3H ये फॉर्म रहा, और दूसरा फॉर्म इसका जो निकल के आएगा CH3HCH3। यहां पे क्या है, जरा खूब गौर से करिए, आप गौर से देखेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड के CH3 और CH3 सेम ग्रुप एक ही साइड में है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड के जो सेम ग्रुप्स हैं CH3 और CH3 वो अपोजिट साइड है, डायगोनली है। तो वही बात अब आपको समझ में आएगी। सिस बोले तो इफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, अगर कम से कम एक पेयर ऑफ सेम ग्रुप्स, एक पेयर सेम ग्रुप का आर ऑन सेम साइड। यहां पर बेटा सेम ग्रुप का ये भी पेयर है और सेम ग्रुप का ये भी पेयर है, यहां पे दो पेयर है और दोनों पेयर सेम साइड में है। ये H सेम साइड में है, CH3 सेम साइड में है। हमें कम से कम एक पेयर भी देखना है। अगर दोनों सेम साइड में एक पेयर भी कम से कम सेम साइड में हो जाए देन इट इज कॉल्ड व्हाट? सिस। इसको अपन क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। इफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, अगर कम से कम एक पेयर सेम ग्रुप का अपोजिट साइड में हो जाए। तो सर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है क्या? ये अलग बात है, ये तो एडिशनल है ना कि ये भी सेम ग्रुप ये भी सेम ग्रुप, लेकिन किधर है? अपोजिट साइड में है। तो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में हो देन ट्रांस, और सेम ग्रुप अगर सेम साइड में हो देन इट इज कॉल्ड सिस। तो इसको आप लिखें, वीडियो को पॉज करेंगे और शुरुआत वाली जो बोर्ड, ये जस्ट बोर्ड था, उसको पॉज करेंगे और इसको आप लिख लेंगे, है ना। नेक्स्ट मैं आपको तैयार करता हूँ, नेक्स्ट के आगे आपको सिस ट्रांस के कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ मैं आपको, ताकि क्लियर विजन बन जाए। यस, तो हमने सिस ट्रांस देखा जीआई में, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं उस कंसेप्ट के भी। आप अगर ये कंपाउंड है तो आप ना भूलिए कि कार्बन सर 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, तो आप वाई शेप बनाओ। देखो ये वाई शेप दे रहे हो ना, बिल्कुल ये जो तीसरी लकीर अपनी मन से खींचोगे, जो लकीर जो बॉन्ड अपने मन से दोगे वो पक्का इसी शेप में दोगे ताकि इस पे वाई शेप बने। फिर यहाँ पे ये भी कार्बन sp2 है सर, एक विंग वाई का, दूसरा विंग वाई का, इसको वाई बनाना है, तीसरा विंग इधर देना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन है। सर क्या ये डबल बॉन्ड को देखना है, ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में CH3 सेम ग्रुप सेम साइड में है ना। तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट सेम साइड देन इट इज कॉल्ड व्हाट? सिस। और ये हमारा H ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये सेम साइड में है, तो ये हमारा सिस है। ठीक है, यहां पे आ जाइए, ये है हमारा। फिर यहाँ पे मैं H अपने मन से और इसी स्टाइल में दूंगा, क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में Y ऐसे बनता है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, Y ऐसे बनता है। बेटा CH3 सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है, डायगोनली है, अपोजिट है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस। इसी को मैं और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आप जानते हो इसको लाइन बॉन्ड तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे लिखूंगा। ये क्या हुआ बेटा? सिस। इसकी पूरी नाम अगर मुझे पूरी नामकरण करनी हो तो दिस वन कंपाउंड 1 2 3 4 किनारे से नंबरिंग करना शुरू करेंगे और इसकी नाम क्या निकल के आएगी बेटा? 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन, ये तो नोमेनक्लेचर हो गई ब्यूट 2 इन। लेकिन सर इसकी जरा नाम लिखो, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी भी ब्यूट 2 इन निकल के आ गई, नाम तो सेम आ गई। अब इसको सर एक ही नाम से दो अलग अलग कंपाउंड आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भाई ये सिस फॉर्म है तो आप इसके आगे सिस लगाया करो। दिस वन इज सिस ब्यूट 2 इन और दिस वन इज व्हाट? ट्रांस ब्यूट 2 इन। समझे होंगे मेरी आइडिया को आप। और इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिस वन CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3। ठीक है बेटा, तो ये भी सिस, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है सिस, ये हमारा ट्रांस इसी का रिप्रेजेंटेशन है। ये तो देख जरा सा, रिंग हमारा एक प्लेन में हो गया, मान लो इस प्लेन में हमारा रिंग है, CH3 ऊपर निकला हुआ है तो पक्का H इस पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो एक प्लेन में है तो बाकी दो बॉन्ड, एक बाहर निकला हुआ है तो एक अंदर धंसा हुआ होगा, और कुछ नहीं है इस पे तो H है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो बेटा CH3 है, ये चौथा बॉन्ड नहीं दिखाया गया है तो पक्का H रहा होगा और यहाँ पर CH3 रहा होगा। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ दिस प्लेन देन इट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। CH3 के रिस्पेक्ट में भी सिस फॉर्म है और H के रिस्पेक्ट में भी
सिस फॉर्म है, बरोबर है। तो ये हमारी सिस फॉर्म है। अब आ जाइए यहां पे FCl, सर ना भूला जाए, कुछ नहीं है तो यहाँ पे H है, कुछ नहीं है तो H है। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सिस। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सिस फॉर्म, सिस फॉर्म। सर F और Cl कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप शुड बी ऑन सेम साइड देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सिस। ये सिस है हमारा। यहाँ पे ना भूला जाए, एक H इधर तो दूसरा H इधर। सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड देन इट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांस। ये ट्रांसफॉर्म है। यहां पे आ जाइए, आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड के सेम ग्रुप सेम साइड में है तो इसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ये हमारा सिस फॉर्म है। जबकि आप ये भी जानते हैं कि साइक्लोहेक्सिन में डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू हाई एक्सटेंट ऑफ एंगल स्ट्रेन। तो ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ ये थियोरेटिकली सिस है तो इसको सिस बोलेंगे। लेकिन जब GI शो किया ही नहीं तो सिस ट्रांस क्यों बोलोगे यार? हाँ, लेकिन आप बुक लिखता है सिस, लेकिन आप जानिए कि जब GI शो नहीं किया तो सिस ट्रांस, यहाँ पे जब GI शो ही नहीं किया, इसका ट्रांसफॉर्म है ही नहीं, तो सिस क्यों बोलोगे आप? तो सिस भी नहीं बोला जाएगा, है ना। अच्छे एग्जाम में अगर ये पूछे कि सिस है या ट्रांस है तो बेटा कोई आंसर नहीं होगा, है ना। गलत क्वेश्चन ही कर दी गई आपसे। लेकिन अगर जेईई मेंस और बोर्ड जैसे एग्जाम पूछता है कि ये सिस है या ट्रांस है तो आप बेधड़क आप सिस को लिखेंगे और नंबर ले करके आ जाएंगे आप। यहां पे आ जाइए, दिस 8 मेंबर का रिंग, ये फॉर्म क्या है बेटा, सिस है। और यहां पे सिस मैं बोलूंगा भी, क्यों? क्योंकि इसका ट्रांस भी स्टेबल होता है, क्योंकि इसका ट्रांस भी स्टेबल होता है, इसकी ट्रांस भी स्टेबल होता है। अगर मैं इसकी ट्रांस नहीं होता तो मैं इसको भी सिस नहीं कह रहा होता, लेकिन इसकी चूंकि ट्रांस स्टेबल होता है तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसका सिस फॉर्म है। ट्रांस एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा नहीं रह पाता, इतना ज्यादा नहीं होता कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करे। ट्रांस में एंगल स्ट्रेन इतना होता है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाए तो कर जाता है। चलिए इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या बोलेंगे बेटा? तो ऐसा है कि ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ी गलत कर दी गई है। क्यों गलत कर दी गई है? ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में तो सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, प्लेनर होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये दिखा दिया है sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे बाहर निकलता हुआ, और ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इसको दिखा दो अंदर कर जाता हुआ। जबकि जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, ये रिंग है हमारा और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले एक टर्मिनल पे जो भी बॉन्ड निकलेंगे वो सब एक, दो ठो रिंग बना रहा है तो एक इसी प्लेन में वाई बनाते हुए दिखेगा। ये ऊपर दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब कि ये नॉट वैलिड है ना, ये वैध ही नहीं है बेटा, इनवैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। देयर इज नो सिस ट्रांस। आप बेवकूफ जैसे मत बोल देना कि ऊपर निकला सिस, ये ऊपर निकला है CS3 और दूसरा CS3 अंदर फंसा हुआ है तो ये ट्रांस। नो सिस नॉट ट्रांस, समझे होंगे आप। चलिए इसको देखिए आप, सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड वेज डैश रिप्रेजेंटेशन अलाउड है, अलाउड है। इस पे ऊपर निकला हुआ है, इसमें भी ऊपर निकला हुआ है। ये 6 मेंबर का रिंग, इस टर्मिनल पे CS3 ऊपर, इस टर्मिनल पे CS3 ऊपर, एक ही दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सिस, है ना। यहां पे आ जाइए। अब ऐसा है कि सर 8 मेंबर से ज्यादा वाली रिंग में तो सिस ट्रांस एग्जिस्ट करता है। ये कौन सा फॉर्म है? तो बस आप H तो बनाने आता है ना बेटा, है ना। ये sp2 है, कुछ नहीं दिखा रहा, 3 बॉन्ड दिख रहा है, चौथा बॉन्ड आप हाइड्रोजन लगा करके, और चूंकि sp2 है तो इसको Y बनाते हुए जोड़ दोगे, Y बनाते हुए जोड़ दिया। सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सिस। सर यहां पे Y बनाओ, यहां पर Y बनाओ, सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, देन इट इज ऑल्सो सिस। सर कितने मेंबर का रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मेंबर का। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 मेंबर का रिंग, ये भी 10 मेंबर का रिंग। एक डबल बॉन्ड इसमें भी, एक डबल बॉन्ड इसमें भी, ये भी सिस, ये भी सिस, मतलब कि ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है, सेम है।
अगर आपसे पूछ दिया जाए इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन कनेक्ट आपको दिख जाएगा, ये थोड़ी सी बच्चे जो कमजोर पढ़े रहे होंगे उनको दिख जाएगा कि ये सर क्या है, तो पोजीशन बदल गया डबल बॉन्ड का, तो वो बोल देंगे पोजीशन आइसोमर। लेकिन बेटा ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, इस रिंग की नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी भी नंबरिंग 1 2 7 5, इसकी नाम भी आप लिखोगे तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, तो साइक्लो डेकीन ही बोलोगे, इसकी भी नाम साइक्लो डेकीन ही बोलोगे, साइक्लोडेकीन। हाँ, तो यहाँ पे ट्रांस एग्जिस्ट कर सकता है, डबल बॉन्ड के अबाउट H दोनों सेम साइड में है, तो ये हमारा सिस्ट साइक्लोडेकीन है और ये भी हमारा सिस्ट साइक्लोडेकीन है, मतलब कि दोनों नाम सेम है, आइडेंटिकल कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और कंपाउंड आपको दिखाता हूँ, जरा आप खूब धैर्य से देखिएगा और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। ये मूवी जैसा नहीं है, आप मूवी नहीं देख रहे हैं कि बस आप इसको देखते चले गए, नहीं, जब भी आप लिखें, जब भी आप लेक्चर्स देखें तो आपके सामने नोटबुक और पेन जरूर होनी चाहिए और आप सारी बातों को नोट डाउन करते चलें, है ना, क्योंकि हर बार लेक्चर्स देखने में बहुत टाइम लगता है, आपके कॉपी पे चीजें दर्ज हो जाएंगी ना तो टाइम बहुत कम लगेगा, ताकि आपके कॉपी में बरोबर ये दर्ज हो, ताकि आप रिवीजन इसको बार बार कर सके। और बेशक लिखा तो जाता है बेटा याद रखने के लिए, है ना, याद करने के लिए नहीं लिखा जाता, आपको तो याद हो जानी चाहिए क्लासरूम में ही, है ना, ताकि इसको आप याद रख सके, कभी भूले तो उसको आप पलट के रिवाइज कर सके, देख सके चीजों को, इसलिए आप लिखिए और बेहतर तरीके से लिखिए, आपके लिए जरूरी है। चलिए एक मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं दिस टाइप का, ये भी 10 नंबर का रिंग ही रहेगा। आपको बताना है इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन होगा। तो कोई बच्चा टन से प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा इसको ही बोल देगा आइडेंटिकल, अगर थोड़ा सा बुद्धिमान हुआ तो, नहीं तो फिर बोल देगा, थोड़ा सा गधा टाइप के बच्चे इसको बोल देंगे सर पोजीशन बदल गया, ये इस पर है ये इस पर है, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया, पोजीशन आइसोमर्स। तो ना ही यह पोजीशन आइसोमर है और ना ही यह आइडेंटिकल है, तो सर ये है क्या, चलिए देखते हैं। बेटा हाइड्रोजन निकालो, इसकी हाइड्रोजन निकालो, इसकी हाइड्रोजन निकालो, इस पॉइंट पे वाई बनाओ, 2 विंग बन चुका है, तीसरा हाइड्रोजन वाई बनाओ। बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड के सेम साइड में दोनों हाइड्रोजन, मतलब कि ये सिस फॉर्म है, और डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में दोनों हाइड्रोजन, मतलब कि यह हमारा ट्रांस फॉर्म है। ये सिस है ये ट्रांस है, ये सिस है और ट्रांस है, और सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर गया तो बेटा कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, कौन सा आइसोमर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, मतलब कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। नो पोजीशन आइसोमर, नो आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल भी नहीं है। तो क्वेश्चंस की मेरिट पे आप तय करेंगे कि आइडेंटिकल होगा, यहाँ पे ये भी सिस रह गया ये भी सिस रह गया था तो ये आइडेंटिकल हो गए थे, जबकि यहाँ पे सिस ट्रांस है और सिस ट्रांस तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आइडेंटिकल नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये आपस में सिस ट्रांस है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ठीक है, तो आपसे ये उम्मीद मैं कर रहा हूं बिल्कुल, और अब मैं आपकी तो हर की कॉपी देखता हूं हर क्या रोज, तो आप इस पूरे लेक्चर्स को बड़े प्रॉपर तरीका से और इंपॉर्टेंट मानते हुए आप इसको काम करेंगे। यस, तो हम बेटा देख रहे थे मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस, कौन से मॉलिक्यूल सिस होंगे और कौन से मॉलिक्यूल ट्रांस होंगे। तो एक तो तय बातें हैं, सिस ट्रांस तो आपको तभी देखना चाहिए जब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के तीनों क्राइटेरिया को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा हो। अगर कोई मॉलिक्यूल जीआई ही नहीं शो करेगा तो वह मॉलिक्यूल सिस ट्रांस नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे पास 3 कंपाउंड लिखे गए हैं, एक ही सीरीज के हैं बेटा, एक ही क्वेश्चन में ये भी है ये भी है ये भी है। अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह लूं और इसको मैं सी कह लूं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ए बी के बीच का रिलेशन, ए सी के बीच का रिलेशन और बी सी के बीच का रिलेशन आप मुझे बताएंगे।
ए और बी में क्या रिलेशन होगा, तो सर वो तो क्लियरली दिख रहा है सर, पोजीशन बदल गया, पोजीशन आइसोमर, है ना। ए और बी क्या है, पोजीशन आइसोमर। ऐसे सोच रहे हैं वो गधे हैं, है ना। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बात को, तो आप पता नहीं क्यों नहीं सीखते इसे, है ना। अच्छा आपने नहीं करा है तो अच्छी बात है, क्या कहें तो बेटा ये क्या है, ये कंपाउंड जरा आप देखो, ये कंपाउंड क्या है। तो सर यहाँ पे Y बनाना है हमें, H, ये हमारा ट्रांस है, ये क्या है हमारा H। सर रिंग में ट्रांस हो सकता है, हाँ बेटा 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 7 मेंबर से ज्यादा वाला में ट्रांस एग्जिस्ट करने लगता है, तो ये ट्रांस होगा, ये सिस है। ये क्या है सर, तो ये देखो आप, ये ट्रांस है, ये क्या है सिस है, ये क्या है ट्रांस है, ठीक है। तो ए और बी में सर सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर गया, सर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलो, बिल्कुल सही, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ए और सी में क्या रिलेशन है सर, ट्रांस और ट्रांस है सर आइडेंटिकल, नो 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 बेटा। अगर मैं इसकी नोमेनक्लेचर करूं तो नंबरिंग में कहां से करूंगा, 1 2, बेशक 3 इसको दूंगा, 4 5 6 7 8 9 10। मैं अगर इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जनरल नोमेनक्लेचर इसका मैं अगर कहूं, जनरल नोमेनक्लेचर बोले तो जो हमने IUPAC के बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए नोमेनक्लेचर करना सीखा था शुरुआत में, उसकी अगर मैं फॉलो करते हुए सीखूं तो मैं लिखूंगा यही 3 मिथाइल साइक्लो 10 है ना बेटा, डेक 1 इन, दोनों के लिए, इसका भी नाम और इसका भी नाम। लेकिन बेटा ये क्या है, तो ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, अगर मैं इसमें ट्रांस लगा देता हूं तो ये सिर्फ स्पेशली इसका नाम हो गया और इसका नाम खत्म हो गया। अगर मैं इसके आगे में सिस लगा देता हूं, सिस 3 मिथाइल साइक्लो डेक 1 इन, तो ये हमारा सिस हो जाता है ना, इस कंपाउंड का नाम हो गया। नोमेनक्लेचर बिल्कुल सेम रहा, 3 मिथाइल साइक्लो डेक 1 इन, 3 मिथाइल साइक्लो डेक 1 इन, लेकिन ये सिस है, ये ट्रांस है, ये GI शो कर रहे हैं, इसके आगे में सिस, मुझे सिस लगाना होगा तब इस कंपाउंड का मुझे सेंस निकल के आएगा, और इसके आगे में ट्रांस लगाऊंगा तब जाके इस कंपाउंड का सेंस निकल के आएगा। मतलब ये स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला इनके अलग हैं, और नोमेनक्लेचर क्या है, सेम है, स्टीरियोकेमिकल नोमेनक्लेचर इसका अलग है। तो ये सिस ट्रांस वाली मॉलिक्यूल का भी नोमेनक्लेचर कैसे होता है ये हमने देखा, और चूंकि सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका नाम अगर मैं बोलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो जाएगा नाम मेरे भाई, 5 मिथाइल साइक्लो डेक 1 इन, 5 मिथाइल साइक्लो डेक 1 इन, है ना। इसमें सर सिस ट्रांस, हाँ बेटा ये ट्रांस है तो ट्रांस लिख देंगे, लेकिन ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में बहुत अंतर है ना। कनेक्टिविटी ही बदल गई, इसमें डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 3rd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था, इसमें डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में लगा हुआ है। कनेक्टिविटी ही बदल गई, और कनेक्टिविटी चेंज कर जाता है तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर एराइज होता है ना। क्या बदल गया बेटा, पोजीशन बदल गया, किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो A और C हमारा पोजिशनल आइसोमर्स है, B और C भी हमारा पोजिशनल आइसोमर्स है। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। ये हमारा GI है, ये और ये हमारा सिर्फ GI है, ये और ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये और ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अगर किसी कंपाउंड में GI भी हो और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हो तो बेशक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ज्यादा तवज्जो दोगे, क्योंकि आइसोमेरिज्म पूरी थियरी ही है कंपाउंड के प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएशन के बेस्ड, है ना। कंपाउंड के प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएशन के आधार पर ये पूरी थियरी तय कर दी जाती है। तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो कंपाउंड्स एग्जिबिट करते हैं उनके प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं रदर देन स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिबिट करने वाले कंपाउंड में। तो जो
अगर हमें दो कंपाउंड है, स्ट्रक्चरल भी है आपस में, स्टीरियो भी है आपस में, तो बेशक आपको स्ट्रक्चरल को संज्ञान में रख करके आपको आंसर करनी चाहिए, स्टीरियो के संज्ञान में रख के आंसर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये पूरी कहानी हमने देखा इस कंपाउंड में, सिस ट्रांस भी हमने देखा, सिस है ट्रांस है, आपस में एक दूसरे का रिलेशन भी देखा। ये कंपाउंड हमें सिर्फ बताने हैं कि दिस कंपाउंड इज सिस और ट्रांस। तो सर सिस और ट्रांस के लिए तो मैंने बोला ही कि सबसे पहले उन्हें जीआई शो होना पड़ेगा। अगर ये जीआई शो करेंगे तो सिस ट्रांस होंगे, अदरवाइज सिस ट्रांस नहीं होंगे। तो चलिए जीआई शो करेंगे या नहीं करेंगे। सर जीआई शो करने का पहला कंडीशन, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, अलाउड है बेटा, क्योंकि CH3 बल्की ग्रुप, C2H5 CH3 से ही बल्की ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, और स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करके क्या करेंगे, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है बेटा, ये जो आपको ऐसे ये रिंग हो गया CH3 C2H5, ये हमारा CH3 और ये C2H5 ऐसे जो दिख रहा है, दरअसल अपने आप को स्टेरिक हिंड्रेंस से छुटकारा पाने के लिए ये सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेट करके इस पोजीशन पे, मैं आपको आगे से दिखाऊं, इस पोजीशन पे ये फिक्स हो जाएंगे, और फिक्स हो जाएंगे। अब ये ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, मतलब कि रोटेशन लॉक्ड हो गया। भले ही सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अपने स्टेरिक हिंड्रेंस से मुक्ति पाने के लिए ये एक ही पोजीशन पे आके लॉक्ड हो गए, तो इसको बोलते हैं बेटा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। पहला कंडीशन पास है। अब ये लॉक्ड हो गया बेटा, कहां से कहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, हमने यहीं से यहीं तक तो देख रखा है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड को, यहां से यहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। इस पॉइंट से बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। यहां से ये जो बॉन्ड है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, लेकिन ये जो यहां पे दूसरा कंडीशन क्या है कि जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसके इंडिविजुअल टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। यहां से रिंग है CH3 है, रिंग C2H5, यस सर। दूसरा कंडीशन, इधर आ जाओ, यहां पे C2H5 CH3, दूसरा कंडीशन भी पास है। तीसरा कंडीशन शुड बी इन सेम प्लेन। मैं वहीं तो इस समय से बताना चाह रहा था कि ये जो आपको ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे तो होंगे नहीं, ऐसे होंगे। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसीज इस प्लेन में है और इसकी वैलेंसीज इस प्लेन में है, क्या ये सेम प्लेन में है? नहीं सर, परपेंडिकुलर प्लेन में है। थर्ड कंडीशन फेल कर गई, तो ये कंपाउंड जीआई शो ही नहीं करेगा, और जब जीआई शो नहीं करेगा तो काहे का सिस, काहे का ट्रांस, ना ही सिस ना ही ट्रांस। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इस कंपाउंड में हमें बताना है जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। बच्चा ने देखा, अच्छा आयोडीन डिफरेंट साइड ट्रांस बोल दिया, बेटा गलत हो जाएगा, है ना। पहले तो ये देखो कि कहां पे जीआई शो करेगा। क्या ये जो आयोडीन आपने देखा, क्या साइकिल बेंजीन के अबाउट जीआई शो करता है? नहीं करता यार। कई दफा हमने देख रखा है कि बेंजीन के अबाउट जीआई शो नहीं करता। सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ सर, बीआर बल्की ग्रुप ये अपने को स्टेरिक हिंड्रेंस से बचाने के लिए अगर इस बोर्ड के प्लेन में है तो ये रिंग इस प्लेन में हो जाएगा, अगर ये इस प्लेन में है तो ये रिंग इस प्लेन में हो जाएगा, ताकि आयोडीन दूर दूर चला जाए, ब्रोमीन दूर दूर चला जाए। फिर यहां पर भी रोटेशन बचाने के लिए ये जिस प्लेन में रहेगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन, अगर ये इस प्लेन में है तो ये फिर इस प्लेन में आ जाएगा। कहां से कहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सर? यहां से लेकर के यहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। पहला कंडीशन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है सर? इंडिविजुअल जहां से जहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उनके इंडिविजुअल टर्मिनल से जुड़े हुए ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। ये टर्मिनल यहां से Br और यहां से I डिफरेंट है, यस बॉस। ब्रोमीन आयोडीन डिफरेंट है, यस। तो सेकंड भी हमारा क्वालिफाई कर गया, सेकंड कंडीशन भी हमारा फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन शुड बी इन सेम प्लेन। बेटा ये और ये स्टेरिक हिंड्रेंस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे रोटेशन होगा और एक खास पोजीशन पे जाके लॉक्ड हो जाएगा, और उसके बाद रोटेशन नहीं होगा। मतलब कि ये अगर इस बोर्ड के प्लेन में है तो ये वाला रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। फिर वही कहानी यहाँ पे, अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन में है तो अपने स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा। मतलब कि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम प्लेन में आ गए। थर्ड कंडीशन ही पास कर गया, मतलब कि ये जीआई शो करेगा। अगर जीआई शो करेगा तो सर इसकी ट्रांस भी एग्जिस्ट करे, सिस भी एग्जिस्ट करेगा और ट्रांस भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये फॉर्म दिया गया है, ये सिस है या ट्रांस है, चलो देख लेते हैं बेटा। यहां से यहां तक जीआई शो कर रहा है ना, यहां पे Br और ये Br सेम साइड में है, ये आयोडीन
और ये आयोडीन सेम साइड में है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड में हो देन इट इज कॉल्ड सिस नॉट ट्रांस। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्म कौन सा है, सिस फॉर्म है, चलेगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन सिस ट्रांस के आते हैं, काफी आसान क्वेश्चन भी सिस ट्रांस के आते हैं जो आपके बोर्ड में आएंगे और आप उन्हें बना लेंगे बड़े इजीली तरीके, बड़े इजी वे में बनाओगे आप। चलो ये जरा देखते हैं बेटा, ये क्या है सर, सिस ट्रांस सिस होगा ट्रांस होगा, सर समझ में नहीं आ रहा, सेम ग्रुप तो दिख नहीं रहा। सिस ट्रांस डिसाइड होने के लिए, सिस ट्रांस डिफाइन होने के लिए एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। लेकिन यहां पर आप देखिए तो किसी टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप सेम नहीं है यार। ये SH है, ये Cl है, ये OH है और ये हमारा Br है। चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। तो सर ये सिस ट्रांस नहीं होगा क्या, क्या बात बोलते हो सर। GI, पहले तो ये बताओ GI शो करेगा या नहीं करेगा। तो GI शो करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए। और अगर वह 7 मेंबर से बड़ा रिंग है और डबल बॉन्ड के अबाउट हमने तीनों रूल्स लगाए हैं तो वहां पे GI शो करेगा, ट्रांस भी एग्जिस्ट करेगा, सिस भी एग्जिस्ट करेगा। अगर 8 मेंबर से कम रिंग है और तब वहां पे डबल बॉन्ड के अबाउट सिस ट्रांस एग्जिस्ट, सिस तो एग्जिस्ट कर जाएगा थियोरेटिकली, लेकिन ट्रांस एग्जिस्ट प्रैक्टिकल में नहीं करेगा। तो हम सिस ट्रांस का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो जस्ट ये हमने बताया। ये यहाँ पे GI आप देखने के लिए फर्स्ट रूल आप अप्लाई करें। फर्स्ट रूल क्या कहता है, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यस रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। कहां से कहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, दिस कार्बन टू दिस कार्बन, पहला पास है। दूसरा ये बेटा रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है, ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा जहां से जहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उनके टर्मिनल वैलेंसेस पे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्या डिफरेंट है, यस सर ClBr। क्या डिफरेंट है, यस सर SHOH। दूसरा भी हमारा पास है। तीसरा क्या कर रहा है कि सर ये ग्रुप ये बॉन्ड ये बॉन्ड सेम प्लेन में होने चाहिए। सर डबल बॉन्ड अगर सिंगल नंबर में हो, एक की संख्या में हो, तो उन टर्मिनल्स पे लगे हुए ग्रुप सेम होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। पास कर रहा है मतलब कि ये GI पास करेगा, GI पास करेगा। लेकिन बेटा ना ही यह सिस होगा ना ही यह ट्रांस होगा, क्योंकि सिस ट्रांस होने के लिए हमें मिनिमम एक पेयर सेम चाहिए उनके वैलेंसीज पे जुड़े हुए। क्या यहाँ पे कोई भी सेम है, नहीं है, मतलब कि सिस ट्रांस नहीं है। मतलब कि अभी तक जो मैं बोल रहा था कि GI बोले तो सिस ट्रांस, गलत बोल रहा था। GI बोले तो अ बिग सेट एंड सिस ट्रांस देयर इज ए सबसेट ऑफ GI। मतलब कि सिस ट्रांस है तो वह GI होगा, सिस ट्रांस है तो वह GI के सेट में है, लेकिन GI है तो जरूरी नहीं कि वो सिस ट्रांस भी हो। मतलब कि और भी दुनिया GI के लिए है जिसे हम जानेंगे, ये सारी दुनिया है ना। तो कंपाउंड अगर GI शो कर रहा है तो वह सिस ट्रांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये GI शो कर रहा है, यस सिस ट्रांस होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर सिस ट्रांस जो डिफाइन किया गया वह एटलीस्ट सेम पेयर के लिए डिफाइन किया गया। यहां पे कोई भी पेयर सेम नहीं है तो यह सिस ट्रांस नहीं होगा। तो क्या होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए बेटा एक नया नोमेनक्लेचर निकाला गया, EZ नोमेनक्लेचर। आप हेडिंग करिए EZ नोमेनक्लेचर। तो हमने जस्ट देखा बेटा कि बहुत सारे GI एग्जिस्ट करेंगे लेकिन उसमें सिस ट्रांस का कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। वैसे केसेस में एक न्यू कंसेप्ट हम नोमेनक्लेचर के लिए यूज करते हैं, दैट कॉल्ड EZ सिस्टम, अनदर नोमेनक्लेचर सिस्टम इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है, GI कहां पे, GI में सिस ट्रांस कहां होता था बेटा, डबल बॉन्ड के अबाउट। अगर यह CH3 है, यह CH3 है, यह हमारा H है, यह हमारा Cl है, एटलीस्ट वन पेयर आर सेम। और उसकी हम लोकेशन देखते थे, अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड रहा देन हम इसको सिस कह दिया करते थे। और अगर C डबल बॉन्ड C, ये हमारा CH3, ये हमारा CH3 HCl, सर सेम ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड, देन वी कॉल्ड इट ट्रांस। तो ये हमारी सिस है और ये हमारी ट्रांस है, बराबर है। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे यही ले लो ClH
BRI। अब तो क्या ये GI शो करेंगे? बिल्कुल GI शो करेंगे, लेकिन कोई ग्रुप सेम ही नहीं है तो हम इनके सिस ट्रांस तो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ग्रुप्स के लिए E या Z सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, बरोबर है ना। अब जरा सा देखें, मान लो कि ऐसा है, यहाँ पे इस वैलेंस पे A, इस वैलेंस पे B, इस वैलेंस पे D और इस वैलेंस पे E लगा हुआ है ना। E को मैं हटा देता हूं और ऐसे ही आर्बिट्रली F लिख दिया मैंने, कोई मेरा सेंस नहीं है। अब हम यहां पर एक रूल सीखेंगे कॉल्ड CIP रूल, चैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स। उस रूल्स की मदद से इस टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप्स की प्रायोरिटी तय करेंगे। मान लो कि हमने सीख लिया, मान लो कि हम इसकी तय किए उस रूल के अकॉर्डिंग और इसकी प्रायोरिटी 1 आई, मतलब कि इससे ज्यादा की प्रायोरिटी है तो ये 2 हो जाएगी। हमने सीख लिया और इसकी प्रायोरिटी फिर इस टर्मिनल पर लगे हुए दोनों ग्रुप्स की प्रायोरिटी तय किया, इसकी 1 आया, इसकी 2 आया, ठीक है। फिर सेम कहानी यहां पे देखिए, डबल बॉन्ड केबल, इस टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स की प्रायोरिटी तय किया, ये 1 आया और ये 2 आया। इस टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स की प्रायोरिटी तय किया और ये 1 आया और ये 2 आया। तो यहां पे देखिए, सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम priority group are on same side. If in a GI there is a same priority group on same side, then it is called Z, बराबर है। If a compound shows GI and there are same priority group are on opposite side, then this is called E, बराबर। ये हमारा A1 1, ये हमारा 2, ये हमारा 2। सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड, देन E, सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड, देन G, चलेगा। तो ये हमारा G है, ये हमारा E है। तो मुझे लगता है कि अब हमें क्या सीखना चाहिए, आप ही बताओ। CIP रूल्स, सर कैसे हम प्रायोरिटी तय करेंगे। अब CIP रूल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं आपसे, तो इस पॉइंट पे ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा। CIP रूल इस पॉइंट पे ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा। 1 आर ऑन अपोजिट साइड, देन इट इज कॉल्ड E, नॉट Z, समझ गए। तो हमें ये सीखना होगा कि भाई कैसे ये प्रायोरिटी हमने देता है, और इस प्रायोरिटी को देने का जो रूल्स है, जो गाइडलाइन है, वह हमारा CIP है। तो ये गाइडलाइन को हम सीखेंगे। तो इसके आधार पे कुछ थ्योरी की हिस्सा बना लीजिए इसको। तो मैं इन सब बातों को मिटा देता हूं, है ना। आप एकदम गुनगुनाते हुए चीजों को सीखेंगे, मजा है ना। घर पे आप बैठे हैं और आपको क्लास आने भी नहीं पड़ रहे हैं और आपको लेक्चर्स काफी शानदार तरीके से रिकॉर्ड करके मिल जा रहे हैं, है ना। इट्स योर प्रिविलेजेस, आपकी एक खुशकिस्मती है ना। हाँ, और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है बेटा, है ना, कंडीशन कुछ भी हो हम उसमें सबसे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और ऐसा आप तो कतई नहीं सोचे कि क्लासेस बंद हो सकता है, कभी नहीं बंद हो सकता है। अगर क्लासेस बंद हो गई तो मैं आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करूंगा। हाँ, साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, वे आया करें, है ना। आप बहुत लर्न कर रहे हो। जो बच्चे आ रहे हैं उनकी GI पक्का हो गई, उनको डाउट था, उन्होंने डाउट क्लियर करा और उनकी GI अपनी हो गई। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, वो आलस दिखाए, उनकी लक उनके साथ आदलत दिखाएगा। तो चलिए गुनगुनाते हुए चीजें लिखें। If top priority groups are on same side, if top priority groups are on same side, दूसरा बेटा स्कोप ये हो सकता है, if top priority group are on opposite side, if top priority groups are on अपोजिट साइड। अगर टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है
तो उसको हम बोलते हैं बेटा जी। और टॉप प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड, देन इट इज कॉल्ड ई। इसको एक लैटिन वर्ड है जुस्सामेन बोलते हैं बेटा, और ये है इंटीजेन है। जुस्सामेन का इंग्लिश मीनिंग होता है टॉप प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड। इंटीजेन का इंग्लिश मीनिंग होता है बेटा टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, है ना। जुस्सामेन को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाए तो ये बेटा टुगेदर होता है। सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड, सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड, देन जिसामेन। इंटीजेन का बेटा होता है एंटी पोजीशन, अपोजिट, मतलब कि सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड, बराबर है। ये आपको आई होगी। अब हमें जो सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न का है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारा ये है कि हाउ वी डिसाइड